साथियों आज देखेंगे सेल यानी कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए टॉप 70 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आज जो हम लोग सेल पढ़ेंगे साथियों, देखिए दो प्रकार की सेल होती है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो आज एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे यानी जंतु कोशिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं कि मानव कोशिका यानी जंतु कोशिका, क्योंकि देखिए एनिमल सेल, हम मनुष्य भी तो एक एनिमल ही है ना। तो एनिमल मतलब ये नहीं कि केवल जो है जो हम जिनको एनिमल्स बोलते हैं उन्हीं एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि एनिमल हम भी जो है एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी मनुष्य भी जो है वो एनिमल में ही आते हैं। ठीक है, यानी मानव कोशिका के बारे में संपूर्ण आज देखेंगे। उसके बाद एक क्लास आएगा जिसमें प्लांट सेल्स के बारे में भी आपको बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो क्लास है ना साथियों, आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी के सभी एग्जाम और भी जितने भी प्रकार के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। देखिए कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है ये आपको बताना है। याद रखिए कोशिका का जो जीवित अंश होता है ना, उसको जीवद्रव्य बोलते हैं साथियों। जीवद्रव्य ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जिसको आप इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जीवद्रव्य को क्या बोला जाता है साथियों इंग्लिश में? आप बोलोगे सर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, बिल्कुल। तो याद रखना कोशिका का जो जीवित अंश होता है वो क्या कहलाता है? जीवद्रव्य कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो फेलिक्स जुडाडिन ने की थी। कब? तो 1835 में। और अगर आपसे पूछे ये जो शब्द है ना प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण किसने किया था? तो याद रखना 1839 में। ठीक है, पुरकिंजे, केवल याद रखना ना, पुरकिंजे साहब ने इसका नामकरण किया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। ये पुरकिंजे वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण कब किया गया था? 1839 में। किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। चलिए आगे देखिए, जीवद्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो बेसिकली जीवद्रव्य हम बोलते किसको हैं? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को मिलाकर जो है ना हम उसको क्या बोलते हैं? तो जीवद्रव्य बोलते हैं। तो करेक्ट आएगा उपयुक्त तीनों। आगे देखिए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना वो माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप से आप देखोगे ना तो माइकोप्लाज्मा इसी प्रकार से दिखेगी आपको। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका इसमें होती है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो साथियों ये सभी जो है ना वो एक कोशिकीय जीव है, चाहे अमीबा हो, यूग्लिना हो, पैरामीशियम हो। देखिए ये जो है पतंग जैसी संरचना आप जो देख पा रहे हैं ये है साथियों यूग्लिना। ठीक है, बाकी ये अमीबा का फोटो है और इधर साइड में जो आपको दिख रहा है ना ये है साथियों पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो आकृति होती है ना चप्पल के समान होती है, देख रहे हो ना आप, चप्पल के समान। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है? याद रखना नाम पैरामीशियम। ठीक है, चलिए कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है ये आपको बताना है, बताइएगा कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो साथियों कोशिका भित्ति की बात करें ना तो देखिए कोशिका भित्ति जो है ना वो पादप में भी पाया जाता है। और किस में पाया जाता है पादप के अलावा? तो जीवाणु में भी पाया जाता है। विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। आप बोलोगे सर कोशिका भित्ति यानी सेल वाल बोलते किसको हैं? तो सेल वाल देखिएगा साथियों दो चीज़ें याद रखना। पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आउटर लेयर होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसको प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो जंतु कोशिका होती है ना उसकी जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाद होती है कोशिका भित्ति। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछे कि कोशिका भित्ति क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है? बिल्कुल हाँ, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना माइकोप्लाज्मा, इसका साइज होता है 0.3
माइक्रोमीटर साथियों, याद रखना 0.3 माइक्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉल तथा रुस्का ने किसकी खोज की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं क्लास जो है ना बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवा रहा हूँ। तो नॉल तथा रुस्का ने किसकी खोज की थी? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कोशिका के मूल घटक कौन से होते हैं? बताइए कोशिका के मूल घटक कौन से हैं? देखिए यहाँ बोला जा रहा है कोशिका का मूल घटक कौन सा है, इनमें से चुनिएगा। तो भाई कोशिका झिल्ली जो है ना, ये देखिए कोशिका झिल्ली ये भी मूल घटक होता है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रक भी मूल घटक होता है, कोशिका द्रव्य भी मूल घटक होता है, उपयुक्त सभी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो देखिए जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? भाई अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी के.आर. पोर्टर ने, ठीक है। के.आर. पोर्टर करेक्ट आंसर होगा। कब खोज की गई थी? तो 1945 में। याद रखना अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ, माफ करना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। देखिए ये जो एक प्रकार का आपको दिख रहा है ना, ये वाला है साथियों चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर जो आपको दिख रही है ना ये वाला, ये इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्वेश्चन, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पर आप छोटी छोटी साथियों बूंदे देख पा रहे हो ना, यहीं पर राइबोसोम का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि कोशिका में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, याद रखिए करेक्ट आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो के.आर. पोर्टर ने की थी 1945 में। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो साथियों गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की खोज की थी वाल्डियर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? देखिए कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं इनको कौन नियंत्रित करता है? करेक्ट आएगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? बताना। न्यूक्लियस की खोज यानी नाभिक की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। ये जो आप बड़ी जैसे देख पा रहे हो ना यहाँ, इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है, केंद्रक, ठीक है। तो करेक्ट आएगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका का, याद रखना इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था? देखिए वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को ही माना था, यानी जीव द्रव्य को माना था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य को। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है? देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द है ना साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार से होता है आपका, मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके ये कैसा दिखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पर अभी आगे दिखाऊंगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था ये पूछा है, ये नहीं पूछा है किसने खोजा था। अगर अल्टमैन आप सोच रहे हो आंसर तो बिल्कुल गलत है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को दिया था कार्ल बेंडा ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछता माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो अल्टमैन होता। दोनों बातें याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कार्ल बेंडा, ठीक है। देखिए कार्ल बेंडा ने 1898 में जो है ना 1898 में इसका नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था तो उसका नाम दिया गया था बायोब्लास्टम, ठीक है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को पहले बायोब्लास्ट नाम दिया गया था, फिर बाद में कार्ल बेंडा ने 1898 में जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और अगर पूछे खोज किसने की थी तो अल्टमैन ने। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इनमें से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है, कवकों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन जीवाणु में बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया हाँ ठीक है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया के अलावा ये ऑर्किया में भी नहीं पाया जाता है, ऑर्किया, ठीक है, ऑर्किया में। आगे देखिए कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो जूम करते हो या माइक्रोस्कोप से देखते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। आगे देखिए कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। आप बोलोगे सर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं यार, सूत्र कणिका है ना, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया ना दिखे तो एक बार स्विच कर लेना लैंग्वेज को इंग्लिश में, ठीक है।
पेपर में, वहाँ सेंटर में आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा एटीपी को। कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? तो कोशिकांग जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी क्या है? ये कोशिका का अंग है ना, जिसको हम कोशिकांग बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना साथियों, वो साथियों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, याद रखना, एक यूकैरियोटिक कोशिका और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो प्रोकैरियोटिक वाला कोशिका है ये अर्ध विकसित है, यानी बहुत ही कम विकसित है ये, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो याद रखना यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखिए इधर प्लांट सेल है यानी पादप कोशिका, इधर एनिमल सेल है। तो भाई देखिए कोशिका झिल्ली की अगर बात करी ना, कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये दोनों में पाया जाता है। देखो इधर प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिड की बात की जा रही है, तो प्लास्टिड जो है ना केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो वनस्पति कोशिका यानी प्लांट यानी पादप कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? भाई प्रकाश के संश्लेषण से। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और इससे ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो करेक्ट आएगा प्रकाश संश्लेषण से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य घिरा रहता है किससे? तो भाई पादप कोशिका जो है ना, उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा है? तो कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो कौन सा है? तो कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो केंद्रक होता है, ठीक है, और सबसे छोटा जो होता है वो साथियों राइबोसोम होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं कौन सा? देखिए कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम, उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती है? यानी जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी कोशिकांग के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो किस प्रकार की कोशिका होती है? तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो कोशिका का जो आंतरिक पदार्थ होता है उनका पाचन कौन करता है? याद रखिए कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो करेक्ट आएगा साथियों लाइसोसोम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कोशिका में जल की जो मात्रा होती है ना वो लगभग कितनी होती है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 80% लगभग। ठीक है, आगे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जैसे कि जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल यानी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी? तो वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी साथियों, याद रखना 1955 के दशक में ही। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम की। अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कितने हैं? तो देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत हो गया है यहाँ, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होगा SER यानी चिकनी यानी स्मूथ है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी बताना? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मैंने अभी आपको बताया था ना, अल्टमैन ने की थी 1890 में साथियों, ठीक है, और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया था कार्ल बेंडा के द्वारा 1898 में। दोनों बातें याद रखना। आगे देखिए RBC का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः कौन सा है? तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है?
तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और इसका कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है साथियों? देखिए लाइसोसोम जो है ना, इसको बनाने के लिए गोल्जी काई उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोल्जी काई। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? यहाँ पर दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। देखिए एनिमल सेल जो होता है ना, एनिमल सेल, ठीक है, तो एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है ना, सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। अच्छा साथियों, प्लांट सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है ना, सबसे बाहरी लेयर जो होता है, देखिए प्लांट सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है सेल वाल, ठीक है, और उसके बाद वाली जो परत होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर साथियों अगर ध्यान से अगर देखें हम, तो देखिए एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं सेल वाल, ये नहीं पाया जाता है। सेल वाल जो है वो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये जो पादप कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में जिस टाइम मैंने सेल वाल के बारे में बताया था वहाँ पर शायद बाय मिस्टेक निकल गया होगा, लेकिन याद रखना यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना, वो दिमाग में बैठा लीजिए कि जो एनिमल सेल होती है ना, पादप कोशिका, उसमें केवल कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, वही सबसे आउटर लेयर होता है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसकी सबसे आउटर लेयर होती है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, उसके बाद वाली जो परत होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली। यानी बेसिकली अगर हम देखें तो एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? याद रखना रिक्तिका, यानी जिसको वेसल्स बोलते हैं, ये वेसल्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु कोशिका में वेसल्स पाया जाता है या नहीं? हाँ बिल्कुल पाया जाता है, ना के बराबर, बिल्कुल ही छोटी आकार में, याद रखना। कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिकांग राइबोसोम जो होता है ना, इसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और बी नए प्रोटीन का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी ए वो बी दोनों ही। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? देखिए केंद्रक के बारे में सबसे सत्य कथन उपयुक्त तीनों: कोशिका का नियंत्रण कक्ष, राइबोसोम का निर्माता, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, ये सभी सही है। रक्त में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है? तो ब्लड में, रक्त में सर्वाधिक प्रतिशतता में इनमें से क्या होती है? आरबीसी होता है। याद रखना अगर प्लाज्मा यहाँ ऑप्शन में रहता तो हम प्लाज्मा आंसर करते, क्योंकि रक्त का सर्वाधिक भाग होता है, 55% जो भाग होता है वो होता है प्लाज्मा, और बाकी के जो 45% भाग होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के होते हैं। आगे देखिए कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन में सहायक करता है तारक काई। यहाँ अगर पूछता कोशिका विभाजन में सहायक करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हार्मोन अगर पूछा जाता तो साइटोकाइनिन यहाँ करेक्ट आंसर होता, साइटोकाइनिन, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ तारक काय आपका आंसर होगा। कोशिकांग गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? देखिए जो कोशिकांग है गोल्जी काय, इसका कार्य है कोशिकीय पदार्थों का स्रावन एवं परिवहन, बिल्कुल सही है। वसा का संचय, ये भी सही है। उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में मदद करना, ये भी सही है, उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट होगा साइटोलॉजी में। आगे देखिए कौन वनस्पति एवं प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो इनमें से क्या जो है प्राणी कोशिका और जंतु कोशिका, अपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? देखिए तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति तो केवल जो है ना आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। हरित लवक की बात करें तो हरित लवक केवल जो है प्लास्टिड यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये भी दोनों में नहीं पाया जाता है। सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये दोनों में पाया जाता है, याद रखना। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित यानी न के बराबर होता है? अभी बताए थे ना, रिक्तिका यानी वेसल्स, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। इसमें बड़े आकार में प्लांट सेल में और एनिमल सेल में न के बराबर। आगे देखो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, सिंपल क्वेश्चन है ये।
अगला कोशिकांग लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज भी 1955 में हुई थी। किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन से कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहा जाता है? तो यहाँ भी करेक्ट होगा लाइसोसोम को। आगे देखिए, गोल्जिकाई की खोज किसने और कब की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोल्जिकाई की खोज 1898 में हुई थी। किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? तो कोशिकाएं जो होती है सबसे पहले प्राथमिक रूप से टिश्यू यानी उत्तकों का निर्माण करते हैं, और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? तो अंग बनाते हैं। आगे देखो, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जा रहा है, सेल वॉल के बारे में। याद रखना, कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज से बनी होती है, और कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, याद रखना, एनिमल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये वसा और प्रोटीन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, इसकी प्रकृति होती है अर्धपारगम्य, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अर्धपारगम्य होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ को ये अंदर रखती है और कुछ को बाहर जाने देती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। देखो करेक्ट होगा कोशिका की सबसे बाहरी परत को, कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है जंतु कोशिका में बेसिकली, ठीक है। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत 1839 में दिया गया था। किसने दिया था? तो स्लाइडेन और सान दोनों ने ही, यानी उपयुक्त दोनों ने सम्मिलित रूप से। WBC कौन सी संरचना का उदाहरण है? तो WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल, ये जो है एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग कौन करता है? केंद्रक को कोशिका द्रव्य से कौन अलग करता है? राइट होगा केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुणसूत्र यानी जिसकी संरचना धागे के समान होती है, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, गुणसूत्र जो है ना, ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, याद रखना, जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में। अगला, DNA कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में और केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये दोनों ही याद रखना, उपयुक्त दोनों जगह पर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं? देखिए, कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य का जो पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगला, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग वेसल्स होता है, रिक्तिका, यानी केंद्रीय रिक्तिका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन कोशिकाओं में झिल्ली सहित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिन कोशिकाओं में झिल्ली सहित केंद्रक पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला, सेंट्रोसोम यानी तारककाय की संरचना कैसी होती है? वही सेंट्रोसोम है तारककाय जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसकी संरचना होती है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर ए। टी बोवेरी ने 1888 में किसकी खोज की थी? तो देखो, टी बोवेरी जो है, इन्होंने 1888 में सेंट्रोसोम यानी तारककाय की खोज की थी। अगला, खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यह कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, ग्लाइकोजन का भंडारण कौन करती है? तो ग्लाइकोजन का भंडारण कौन करता है ये पूछा जा रहा है। याद रखना, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? तो करेक्ट आएगा राइबोसोम लगे होते हैं। देखो, ये राइबोसोम लगे हैं ना, बूंदा बूंदा टाइप में। अगला है, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? तो करेक्ट आएगा कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, जो केवल जंतु कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। अगला, मानव की लाल रक्त कणिका का व्यास कितना होता है? तो 7 से 8 माइक्रोमीटर, एवरेज अगर देखें तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। आगे देखो, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा शुतुरमुर्ग का। और अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तो ये मादा अंडाणु होता है। अगला, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। 1665 में, याद रखना, मृत कोशिका सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नाम के पादप में खोजी थी, ठीक है। अगला है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है, करेक्ट आएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, टॉप 70 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में मैंने आपको करा दिया। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।